यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 9। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा फाइनेंशियल डिसीजन का फाइनेंसिंग डिसीजन वाला टॉपिक। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, जिसमें से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या था कि हम लोगों को अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हमारा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी तो आपके पास होना चाहिए ना, वो पैसा कहाँ से रेज होता है, क्या क्या चीजें दिमाग में माइंड में रखनी पड़ती हैं, किस तरीके से एक फर्म फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंस को रेज करती है, उसको उसके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन या फाइनेंस को 3 तरीके से रेज किया जा सकता है, एक इक्विटी, एक डेट एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हम आज के लेक्चर में फाइनेंसिंग डिसीजन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस। These related to raising of funds for different period। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है पैसे को रेज करना, पैसे को लेना अलग अलग पीरियड के लिए। द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड व्हेन, वेयर एंड हाउ टू प्रोड्यूस फंड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये ध्यान में रखना चाहिए या ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको कब, कहाँ और कैसे फंड्स की, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। फंड्स कैन बी अवेल्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। फंड्स जो है, पैसा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से एक फर्म रेज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या पीरियड ऑफ टाइम। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेड क्रेडिट। ये कुछ सोर्सेज होते हैं जहां से हर फर्म क्या कर सकती है, जिनके थ्रू हर फर्म अपना फाइनेंस रेज कर सकती है। The financial manager has to determine the ratio of the own fund and borrowed fund। दो तरह के फंड्स होते हैं हर कंपनी में, दैट वन इज ओन फंड एंड सेकंड वन इज बोरोड फंड। ओन फंड क्या होता है? जो खुद का पैसा होता है, जो परमानेंटली अवेलेबल होता है बिजनेस में। और बोरोड फंड क्या होता है? जो उधार लेती है फर्म अपने डिसीजंस को मेट करने के लिए, अपने गोल्स को मेट करने के लिए, लेकिन उसको रिटर्न करना पड़ता है। लेकिन एक फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो ओन फंड है, इक्विटी है, वो ज्यादा रेशो में होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बोरोड फंड, जो उधार लिया हुआ पैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 51% आप उधार के पैसे पे चल रहे हो और 49% आप ऑन फंड पे चल रहे हो। तो इस केस में आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या होगी? अच्छी नहीं होगी। हमेशा आपकी इक्विटी यानी कि ओन फंड्स की रेशो ज्यादा होनी चाहिए। ओन फंड्स क्या होते हैं? अवेलेबल फॉर परमानेंट इन्वेस्टमेंट इन दी कंपनी। ऐसा पैसा जो हमेशा के लिए कंपनी के साथ रहता है। इसमें कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं होती कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिक्स्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इसको एक ओनर्स कैपिटल की, जिस जो मालिक है कंपनी का, उसका पैसा भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो होता है वो होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड जब हम पैसे को, कैपिटल को रेज करते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लेकिन जब हम पैसे को रेज करते हैं बाहर के किसी सोर्स से, आउटसाइड सोर्स, तो हमें उनको क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आपको पैसा नहीं देगा ना। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, सपोज 50,000 चाहिए और आपने 50,000 लिया है, अपने रिलेटिव से ही लिया है ना, तो वो भी ही विल बी लाइक, आपको कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम के लिए वो 50,000 आपको दे देगा और उसके पास पैसा नहीं होगा। तो वो बोलेगा कि अगर मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए? कुछ इनकम भी तो होनी चाहिए ना मेरी उस पैसे से। तो दैट इज नोन एज योर बोरोड फंड। आई होप आपको ओन फंड और बोरो फंड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? पहला है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। कैपिटल को रेज करना ना, फाइनेंस को रेज करना इज नॉट अ इजी सोर्स। हर कोई सा भी आप सोर्स अडेप्ट कर लो, कोई सा भी आप डिसाइड कर लो कि आप शेयर्स इशू करोगे, डिबेंचर्स इशू करोगे या कमर्शियल पेपर्स इशू करोगे या बैंक से लोन भी लोगे, तो भी वो क्या है, उसमें भी आपका कुछ पैसा लगेगा ही लगेगा। अब आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक फ्री में तो लोन नहीं देगा ना आपको, क्या करेगा? उस पे आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर को डिफरेंट जो सोर्सेज है ऑफ रेजिंग दी फंड्स, उसके इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड और आप कह लीजिए कि कूपन पे पूरा ध्यान से काम करना होता है और चेक करना होता है कि किस
में उसके फंड्स की कॉस्ट कम लग रही है, किसमें फंड्स को रेज करने की कॉस्ट कम लग रही है, उसी चीपेस्ट सोर्स को वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन की कॉस्ट, फ्लोटेशन से आप क्या समझते हैं? फ्लोटेशन का मतलब कि जब आप फंड्स को रेज कर रहे हो, आपकी फंडिंग्स पूरी हो रही है, तो एटलीस्ट आपने जो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ठीक है इस फंड से मुझे इतना मिल जाएगा, दैट इज ओके, आई एम ओके विद दैट। जब आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाएगी तो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी डिबेंचर एंड सोर्सेज आर डिफरेंट। हर सोर्स के लिए डिफरेंट फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। इफ द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स आर लोअर, जिसको रेज करने में, जब किसी फंड्स को रेज करने में उसका कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, कम होता है और कॉस्ट भी कम होती है, तो वही सोर्स को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, रिस्क इन्वॉल्व। क्या रिस्क इन्वॉल्व है? हर हर सोर्स ऑफ फाइनेंस में अलग तरीके का रिस्क होता है। अच्छे से एनालिसिस करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, कि अगर वो किसी और फाइनेंस सोर्स को सिलेक्ट कर रहा है तो उसको अच्छे से उस पर डिसीजन लेना पड़ता है। कैश फ्लो और लिक्विडिटी पोजीशन। अगर एक कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है तो वो डेब्ट फाइनेंसिंग को ऑप्ट कर सकती है। इनफ लिक्विडिटी मतलब द थिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। जब आप उसको कैश में विद इन अ ईयर, विद इन 6 मंथ उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन होती है। अगर वो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन इज गुड तो कंपनी क्या कर सकती है, डेट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट कर सकती है। डेट्स पेड ऑफ व्हेन फंड्स आर नॉट नीडेड, और वो उनको वापस कब कर देती है कि ठीक है आपको आज की रिक्वायरमेंट थी 1 लाख रुपए की, आपने ले लिया लोन, अब आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, बट आपका डेट जो है वो 6 महीने का था, तो आप क्या करोगे, आपके पास इनफ लिक्विडिटी, आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप उनको कैश में कन्वर्ट करके जो उधार आपने ले रखा था उसको तुरंत ही पे ऑफ कर दोगे। तो अगर वो पोजीशन आपकी अच्छी है तो भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन क्या होगा, गुड होगा। बट अगर लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है तो आपको फंड्स की पेमेंट 6 महीने में ही करनी पड़ेगी। पीरियड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का पीरियड। इक्विटी जो होती है वो परमानेंट बेस होता है कंपनी का। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इक्विटी शेयर्स को कोई भी पे बैक नहीं मिलता है। टू मेट दी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को कंपनी को मेट करना है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू भी कर सकते हैं, ताकि उसको हम क्या कर सकें, उनको पे बैक कर सकें, या जब वो रिडीम हो जाए डिबेंचर्स या शेयर्स तो उनको भी क्या कर सकें, हम पेमेंट कर सकें। कंट्रोल मैनेजमेंट। कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करती है? कंट्रोल जो होता है कंपनी का वो इक्विटी शेयर होल्डर में आता है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की परसेंटेज कम होगी और बोरोड कैपिटल की परसेंटेज ज्यादा होगी तो कंट्रोल मैनेजमेंट किनके पास चला जाएगा, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन चला जाएगा। इसीलिए कंपनी को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर तक ही रहे। जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर से ही रेस कर ले, उनको कोई अदर फैक्टर को अडेप्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो कंट्रोल मैनेजमेंट भी आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। कैपिटल मार्केट क्या होता है, जहाँ पे डीलिंग होती है शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स की, जहाँ पे न्यू फंड्स को रेज किया जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब क्या होता है, हर मार्केट की कंडीशन हमेशा तो सेम नहीं रहती ना। आज मार्केट अप है तो हो सकता है कल मार्केट डाउन हो। आजकल तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी अगर 1 घंटे पहले एक शेयर के प्राइसेस अप हैं तो दूसरे घंटे में उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, एकदम डाउन हो जाते हैं। और हर इन्वेस्टर चाहेगा जब किसी कंपनी के शेयर प्राइसेस ज्यादा है ना तभी उसको बाय कर ले और इक्विटी शेयर्स ही बाय करे, क्योंकि कैपिटल मार्केट में क्या है, अनसर्टेनिटी, आपको नहीं पता कि अगले पल कैपिटल मार्केट में क्या होगा। इसीलिए कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन को भी ध्यान में रख के फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है। अब अगर किसी इन्वेस्टर को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ना तो वो इक्विटी शेयर में नहीं जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता। उनको सबको पे करने के बाद जो बचता है उसका भी अगर जितना उन्होंने प्रिस्क्राइब किया उतना बचेगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं भी मिलेगा। तो इसीलिए पीपल क्या चाहेंगे कि वो ऐसा सिक्योर्ड और फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट करें जिसमें उन्हें क्या हो, फायदा हो। तो वो मोस्टली वो प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड्स में जाते हैं। तो कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन को भी क्या करती हैं, आपके फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करती हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर फाइनेंसिंग डिसीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में फाइनेंशियल डिसीजन का ये लास्ट पार्ट दैट इज डिविडेंड डिसीजन वाले टॉपिक को कवर करेंगे।
Till then, stay safe. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.